स्वागत एक बार फिर आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर के ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर खुलेगा। खुल गया है कि नहीं यही कहा जा सकता, लेकिन यह आश्वासन दिया है ईरान ने कि वो सारी सतर्कता और सिक्योरिटी पैमाने उनको देखते हुए और उनका पालन करवाते हुए इस रास्ते को खोलेगा। भारत सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी फारस की खाड़ी में मतलब पर्शियन गल्फ में भारत के 16 जहाज लंगर डाले हुए खड़े हैं। पर्शियन गल्फ मतलब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी दूसरी तरफ। इनमें हमारे 433 नाविक भी हैं, सेलर्स। अब ये जहाज जल्द वहां से भारत के लिए कूच करने की तैयारी में है। इन जहाजों को भारत पहुंचने में एक दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है और जाहिर है ये वहां से आ रहे हैं तो खाली तो आएंगे नहीं, इन सब पर गैस और तेल लदा हुआ होगा। पश्चिम एशिया में सीज फायर और कच्चे तेल में आई गिरावट से आज तमाम एशियाई देशों के बाजारों में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला। हमारे यहां भी असर दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबार में जो सेंसेक्स है हमारा बीएसई का, वो 2700 अंक से ज्यादा उठ गया। अभी इस वक्त में अगर मैं करंट बात करूं आपसे तो सेंसेक्स हमारा जो है वो करीब 3.87% ऊपर उठा हुआ है। 2900 पॉइंट लगभग जो है वो ऊपर है। निफ्टी भी जो है निफ्टी 50 इंडेक्स वो 24,000 के करीब पहुंच गया। तो यानी सेंसेक्स में बहुत तेजी देखी गई है। क्रूड के दाम भी आपको त्रिपाठी जी एक बार बता देंगे, कच्चे तेल के दाम भी बड़ी तेजी के साथ गिर गए आज। हालांकि अभी थोड़ा सा क्रूड बात करते हुए 94 था, $95 हो गया और ब्रेंट क्रूड भी 94 के आसपास है। तो दोनों में 100 के नीचे आ गया ना। $15 गिरा है सीधे सीधे। तो अब कच्चा तेल और सस्ता होगा, मार्केट और उठेंगे, सेफली कह सकते हैं ऐसा? नहीं, निश्चित तौर पर ये होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कुछ इसी तरह चला तो आप जरा ये भी समझिए ना कि ईरान का तेल भी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाए। सबसे बड़ी बात अगर हम नहीं इस 10 पॉइंट को रखें तो ईरान का वो ऑयल जो पिछले कई वर्षों से क्या, आप तो सीधे सीधे 1.5 दशक हो गए, मोटा मोटा 1 दशक तो पूरा 1.5 दशक हो गया सैंक्शन के बाद। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हट गए तो आपको ईरान का पूरा तेल वर्ल्ड मार्केट के लिए होगा। तो अगर उसको इस तरह से देखें तो पूरा ईरान, पूरी गल्फ कंट्रीज और जो नए वेन्यूज खोजे हैं वो भी। बस एक ही सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि ईरान अब दूसरी तरह से बात कर रहा है। अगर वो टोल वसूली शुरू कर देगा $2 मिलियन पर शिप, अगर वो टोल वसूली शुरू कर देगा 14 करोड़ होता है वो। ये भी एक बड़ा उसमें काउंट होगा। और क्या दुनिया के दूसरे देश इसको स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उसका तेल विदाउट टोल आएगा और खाड़ी देशों का टोल के साथ आएगा? मतलब कई तरह के कॉम्प्लिकेशन। इसका एक मैथ है, मैं आपको बताता हूं। मैं सुन रहा था, फरीद जकारिया एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ये जो टोल लगाएगा, जो अभी तक ये युद्ध के बीच में कुछ देशों से लेता आया, भारत ने नहीं दिया ऐसा भारत सरकार ने बताया है, लेकिन कुछ देशों ने दिया है पैसा, तो वो मोटा मोटा 1 साल का $90 अरब से $100 अरब है, $90 to $100 बिलियन। और $50 से $60 अरब वो तेल बेच के कमाता है। अगर ये टोल सिस्टम शुरू कर देगा तो पर ईयर $150 बिलियन तो यूं ही कमाएगा ईरान। कोई और चीज बेचे बगैर, कोई और चीज एक्सपोर्ट करे बगैर, वो अंदर उसकी इकोनॉमी में जो हो सो हो, केवल तेल और टोल से $150 बिलियन की कमाई ईरान की होगी। 25% उसका नेशनल इनकम होगा वो। सोचिए। लेकिन अभी तेल की प्राइस स्टेबलाइज नहीं करेगी। उसके कई कारण है। पहला कारण है कि अभी भी जो व्यवस्था थी वो बहाल नहीं हुई है। इनके कई सारे जितने तेल के कुएं थे या रिफाइनरीज थी उन पर अटैक हुआ है, जो अभी तक डिकैपेसिटेटेड यानी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ईरान में 15,000 ठिकानों पर बमबारी की गई है इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो वहां से भी तेल निकालना इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। और वो जो रेल रोड टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, ब्रिज टूटे हैं, यहां उसको भी देखकर लग रहा है कि एटलीस्ट 1 महीना ये 90 से 100 के बीच ऑसिलेट करेगा। ये सब डैमेज तो ईरान में हुई है ना। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन जो और तेल बेचते हैं उनमें इतना नुकसान थोड़ी हुआ है। सऊदी अरेबिया में काफी हुआ है। अच्छा। सऊदी अरेबिया में हुआ है, यूएई के अबू धाबी में हुआ है। और बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ काम करते थे, जो वेल एंट्रेंस थे, जो 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो घर वापस आए। जैसे भारत में ही कहा जा रहा है कि 6 लाख लोग वापस आए हैं। तो उनको वहां जाने में, फिर से बहाल करने में, और इस सब में अभी भी एलपीजी सीएनजी का क्या होगा, दाम कहां जाएगी, वो आना शुरू। हर चीज मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, लेकिन स्टेबलाइज होने में आपके हिसाब से कितना वक्त लगेगा अगर ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए तो? 1 महीना लगेगा।
उस प्राइस को स्टेबलाइज करने में, सप्लाई को स्टेबलाइज करने में, और फिर से प्रोडक्शन शुरू है। जैसे गैस का ही ले लीजिए, जो रास लाफान जो तोड़ा गया था, उसमें $26 बिलियन का नुकसान हुआ है। ईरान और कतर दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट था वो, 26 बिलियन, और उसको रिस्टोर करने के लिए बताया जा रहा है 3 से 5 साल लगेंगे और $20 बिलियन लगेंगे। फिर भी जो सप्लाई क्रंच था कुछ तो ईज आउट हो ही जाएगा, बहुत ईज आउट होगा और नए नए रास्ते खुलेंगे, वो भी एक है। एक तो ये बात तो है ही है। दूसरा, अब ये गल्फ कंट्रीज का एक समीकरण समझना चाहिए हमको, क्योंकि इनमें से ये ईरान को बहुत पसंद तो नहीं करते थे। ये भी खबरें आनी थी कि ये नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, ये चाहते थे कि पूरी तरीके से ईरान की इस सरकार को तो खत्म किया ही जाए, यहाँ कोई और नया व्यक्ति आए। वो हुआ नहीं। अब पाकिस्तान भी इसके अंदर है। तो खबर से आपको एक शुरुआत करता हूं मैं गल्फ कंट्रीज की इस सारी जानकारी की। यूएई का कर्ज लौटाने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब पैसे देगा, $5 अरब सऊदी अरब देगा। इसको $3.5 अरब जो हैं वो चुकाने हैं यूएई के मांग लिए उसने, और यूरो बॉन्ड उसके मच्योर हो गए, वो पैसे लौटाने $1.5 अरब करीब हुआ है, तो उसको $5 अरब लौटाने थे। कहां से देगा वो? तो खबर यह है कि सऊदी अरेबिया उसको ये $5 अरब दे रहा है। $5 अरब दे रहा है तो कुछ बदले में भी लेगा। वो क्या है उसकी बात हम करेंगे, आप पहले सुनिए ये ऐलान। अब भी ये कहा जा रहा है कि जो हमने यूएई को पैसे वापस करने हैं, $5 अरब हमें सऊदी अरब से मिल रहे हैं, जो हमने उनसे मांगे थे। तो वो हमारा जो गैप है वो सऊदी अरब कवर करेगा। $5 अरब सऊदी अरब हमें दे रहा है, जिसमें $3.5 अरब हम यूएई को, और कोई $1.3 बिलियन के जो हमने यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, तो हम दोनों कर देंगे, और सऊदी अरब हमें $5 अरब देने के लिए तैयार है। अब ये अजीब बात है कि एक देश का कर्जा चुकाने के लिए कोई दूसरा देश उसको जो है इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है, वो भी युद्ध के बीच, और वो सऊदी अरेबिया जिसकी मदद के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो तो ये अगर ये सीजफायर ना होता तो सऊदी अरब को मारने की धमकी दे चुका था ईरान कि हम बर्बाद कर देंगे, नहीं बचेगा ये। वो $5 बिलियन यूएई का उधार चुकाने के लिए उसको दे रहा है। क्यों इतनी मेहरबानी है सर? अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बीच में अमेरिका का जरूर हाथ रहा होगा। अमेरिका ने जरूर कहा होगा कि आप इसको बेल आउट कीजिए। यही फीस लेता है क्या इस सर्विसेज की? जो भी कारण रहा हो, मुझे लगता है कि अमेरिका ने जरूर कहा होगा कि इस स्थिति में, चूंकि आईएमएफ से भी वो कर्ज ले रहा है और सऊदी अरब भी $5 अरब देने के लिए ये बात कर रहा है, तो इससे वो जो यूएई का बिल है वो कम से कम उसका जो कर्ज है वो उसको वो चुका पाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका जरूर रही होगी। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन जब तक बाहर नहीं निकल करके आता है, क्या मजबूरी ऐसी रही है जो सऊदी अरब है, या तो चूंकि यूएई और सऊदी अरब इन दोनों के बीच में भी टसल चल रहा है। यमन के अंदर जो विद्रोहियों को लेकर के है, उसने F-16 यूज करके और उस पर बम्बार्डिंग कर दी थी, तो उसके कारण भी जो है वो चूंकि उसको सपोर्ट जो है वो यूएई से मिलते रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दोनों के बीच में जो है वो टसल चलते रहता है। वर्चस्व की लड़ाई भी जो है वो इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो यूएई कहीं भी सऊदी अरब से कम नहीं है। क्षेत्रीय विस्तार उसका बहुत बड़ा है, लेकिन यदि डेस्टिनेशन की लोग कोई बात करता है तो लोग तो यूएई जाता है ना, सऊदी के पास कम ही जाता है। मैं आपको बताऊं, कल तो एक ग्लोबल हब के तौर पर जो है वो सऊदी अरब ही है। बड़ी खबर ये है सर कि जो सऊदी अरब जो पैसे दे रहा है उसके बदले पाकिस्तान अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो उनका होटल है, अमेरिका का 19 मंजिला होटल है पाकिस्तान का, नाम मैं भूल गया वो, हाँ 100 साल पुराना, बंद पड़ा हुआ अभी, वो सऊदी अरब को दे रहा है पाकिस्तान उस पैसों के बदले में। सऊदी अरब को दे रहा है? हाँ, सऊदी अरब वो तो अमेरिका के साथ मिलकर उसने डील की थी कि उसको रेनोवेट कराएंगे। रूजवेल्ट होटल शायद ऑनरशिप उसको सऊदी अरब देने की तैयार हो रहा है, पैसा उसको मतलब सेव करेगा उसको पूरा का पूरा। मतलब यहाँ ये भी फ्री में नहीं मिल रहा। टेक्निकल चीज है, आईएमएफ कहता है कि अगर आपको लोन लेना है तो मिनिमम इतना थ्रेशोल्ड आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व में होना चाहिए, नहीं तो आप फिर डिफॉल्ट में फंस जाएंगे। आईएमएफ से लोन लेके फिर लोन लेंगे आप चुकाने के लिए। तो वो $5 बिलियन जो है वही $3 बिलियन की कमी पूरी कर रहा है जो ये यूएई को लौटा के कर रहे हैं, तभी वो लोन देगा, इसकी गारंटी वो लेता है। तो वहां पर इंटरवीन किया होगा, और पहले भी सऊदी अरब ने इंटरवीन किया है। हालांकि पहले सऊदी अरेबिया ने भी उनसे पैसे वापस लिए थे, आपको याद होगा, $2 बिलियन घुसा के वहां के एमबीएस ने कहा कि आप पैसे वापस कीजिए। तो पाकिस्तान के साथ ये हमेशा चला। अब ये क्वेश्चन समझनी है सर हमको, पाकिस्तान, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, इन 4 देशों के रिश्ते यही मैटर करते हैं सबसे ज्यादा गल्फ के अंदर। कल तक मैं आपको बता रहा था, जब तक ये समझौता नहीं हुआ था तो देर रात तक पाकिस्तान के अंदर कमेंट्री ये चल रही थी, मैंने बहुत सारे वीडियोस और बयान देखे,
वो लगभग ये मान के चल रहे थे कि अगर ईरान ने सऊदी, ये समझौता नहीं होता सीज फायर, और अगर ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पर, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम ईरान के ऊपर हमला करें। सऊदी अरब के बचाव में हमको अपनी फोर्सेस भी वहां भेजनी पड़ेंगी। वो ऑलरेडी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की सऊदी अरब में, उनकी एयरफोर्स भी है। उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान पर वार करना पड़ेगा। इसकी लगभग एक यूनानिमिटी, और ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, कि यह बात कहलवाई जा रही थी लोगों से टीवी के ऊपर, हर चैनल के ऊपर यह बहस चल रही थी कि अगर नहीं हुआ सीज फायर तो हम क्या करेंगे। तो सब लोग ये कह रहे थे नहीं, हमको तो सऊदी अरब की मदद करनी पड़ेगी, एज इफ वो देश के अंदर माहौल बनाना चाहते हो, और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ कि साहब तैयार हो जाओ, हमको ये काम करना पड़ेगा। इस बीच हाँ आप बोलिए। नहीं, देखिए, इस पे तो बार बार चर्चा हो चुकी है कि ये दोनों कुल मिलाकर एक जगह से दूसरी जगह पाकिस्तान को ठेके पर देने के लिए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए ना कि पूरी आवाम को, अपने लोगों को ठेके पर देने जाते हैं। फिर वो कभी गाजा में अपने सैनिकों की बात करते हैं, कभी सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति वही है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या दुनिया की एजेंसी इस आतंकी मुल्क को, जिसके पास एक कर्ज से दूसरा कर्ज चुका रहा है, और जो अभी अमिताभ जी ने कहा, तो इसको यूं भी समझिए ना, जब पाकिस्तान की ये क्राइसिस हो गई तो क्या पाकिस्तान कंट्री के तौर पर लीमैन ब्रदर्स क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? इसमें पैकेजिंग पे रीपैकेजिंग होती है, यानी पहले 10% पे हुआ, फिर जब और उसको कर दिया तो 20% पे हुआ, तो एक समय में वो वायबल रह ही नहीं जाएगा। तो ये देश ही कर्ज के लायक नहीं रह जाएगा। तो भले वो अपने लोगों को जिस तरह से बता रहे हो, लेकिन ओवरऑल उसकी स्थिति यही होती जाए। अब ये कहा जाता है साहब कि सऊदी अरब और अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो क्लोज हो गए, और यूएई और भारत नजदीक आ गए। अब पाकिस्तान के साथ यूएई क्या कर रहा है आप देखिए। वहां पे लोग कह रहे हैं कि ये भाई ये तो बहुत जलील किया जा रहा है हमको, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके पैसे लौटाओ। सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं है, अब ये कंफर्म हो गया है कि यूएई पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर रहा है। मैं एक बात नहीं समझा अमिताभ जी, इतनी नाराजगी यूएई की क्या है? चलिए, सऊदी अरब आपका राइवल है, पाकिस्तान सऊदी अरब का दोस्त है। इस लड़ाई में तो एक ही कैंप में थे ना सऊदी और यूएई दोनों। ईरान तो दोनों को बराबर देख रहा था। फिर इतनी क्या नाराजगी है कि पैसे भी मांगे और अब उसके लोग भी डिपोर्ट करें? देखिए, 2 ट्रैक गल्फ है। अगर आप जीसीसी को भी देखें तो इसमें 4 जो कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर और ओमान, और ये 5 कंट्रीज, 6 कंट्रीज जो हैं उनमें 2 स्टैंड आउट करते हैं, यूएई और बहरीन, क्योंकि इन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था 2020 में ट्रंप साहब के कहने पर। और इनको सऊदी अरेबिया बहुत काइंडली नहीं देखता है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल को एक्सेप्ट किया, फॉरेन रिलेशन एस्टेब्लिश किए, वहां से आना जाना वहां के टूरिस्ट का शुरू हो गया। तो ये जो व्यवस्था उस समय थी वो फिर वापस आने लगी है। लेकिन ये जो बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान भी मिलकर अटैक कर सकता है अगर अटैक करने की स्थिति जरूरत पड़ी, तो उसमें यह भी है कि आखिर गल्फ कंट्रीज भी ये तो सोच रहे थे ना। सऊदी अरेबिया तो कहता था कि हम भी अटैक करेंगे अगर बात आगे बढ़ी तो उसमें पाकिस्तान को अगर साइड लेना हो तब वो कहता था कि हम सऊदी अरेबिया के साइड ले लेंगे। लेकिन इस समय जो व्यवस्था बनी है उस समय एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये भी होगा, क्या ईरान इतना पावरफुल दोबारा हो पाएगा कि इन पर फिर अटैक करे, या अगर अटैक नहीं भी करे तो इनके जितने भी अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं इन 6 कंट्री में, उनको क्या वो रिटेन करना चाहेंगे? क्योंकि हम उनको बचाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। वो तो शर्तों में है ईरान की कि इनको हटना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया बहुत पावरफुल कंट्री है मिलिटरली, पैसे के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा स्पेंडर है डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में। $75 बिलियन का बजट है जो भारत से कुछ ही कम है। तो आप समझ सकते हैं उस रीजन में सिवाय न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं है जो इजराइल के बाकी पास सब कुछ है। बाकी सब कुछ है। फिर क्यों उसे भाड़े के सैनिक चाहिए पाकिस्तान के? क्योंकि ऑर्गेनाइज सैनिक जो हैं, वॉर हार्डेंड एक तरह से, या बैटल हार्डेंड जो है, वो पाकिस्तानी ही उनको दे सकते हैं। और जो कमिटमेंट है, चूंकि पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूशन तो आप काम करता है ना, वो है सिर्फ सेना। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, सारा स्टेट का इंटरेस्ट सेना को डिफेंड करने में जाता है उनके। तो वो एक तरह से काफी कैपेबल सेना मानी जाती है इस्लामिक वर्ल्ड में, और उस सेंस में वो पाकिस्तान। फिर वही मेरा सवाल वही है, इतनी नाराजगी क्या है यूएई की पाकिस्तान से? एक थोड़ा सा यूएई और सऊदी में बेसिक डिफरेंस अभी जो हो गया है, दोनों ऑयल वाली कंट्री हैं, लेकिन यूएई नॉन ऑयल सेक्टर पे अपने जीडीपी को ले जाने में कामयाब रही।
यूएई में जो भारत के लिहाज से, अगर संदर्भ के लिहाज से कहें तो भारत के लोग जो वहां हैं उनकी जो इकोनॉमी में हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी एक जो रिलेशन की बात होती है, सऊदी में भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, यूएई में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। पाकिस्तानी एक्सपेंडेबल क्यों मैं यूएई के लिए कि डिपोर्ट कर दे उनको? नहीं, ये भी तो लाखों में है। देखिए, दो चीजें होती हैं, वो किस बेस पे खड़े हैं। हम लोग शायद कल या परसों भी बात कर रहे थे, यूएई को ये लगता है कि पाकिस्तान में जो ऊपर वाला है वो तो आके जो भी पैसे खर्च करेगा, जो लोग कमाएंगे, जो उनके सेना के लोग हैं जो बेईमानी करके जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नीचे का जो क्लास है वो यूएई के सिस्टम को खराब कर रहा है, उसको आप समझिए। उसमें वो एक चीज जोड़ दीजिए, जो यूएई के अंदर जो वर्कफोर्स है वो आप देखेंगे कि टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, ऐसे जो मिडिल क्लास वाला जो सेक्टर आप कर रहे हैं वो है। और सऊदी अरब के अंदर आप देख रहे हैं जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा है सऊदी अरब के अंदर। ये श्रमिक वर्ग जिसको आप कहते हैं वो ज्यादा सऊदी के अंदर है। सर, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, चलती लड़ाई में जिसमें पाकिस्तान का सारा इंटरेस्ट इसमें था कि लड़ाई रुक जाए, उस बीच यूएई ने इतनी नाराजगी क्यों जाहिर की? नहीं, वो तो डिफेंस पैसे भी लौटा और ये भी। वो तो डिफेंस पैक्ट, देखिए वो तो सऊदी अरब के साथ नहीं, तो वो तो दोनों, ईरान तो दोनों को मार रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट तो उसके साथ है ना। समझिए, पाकिस्तान देखिए दोनों कंपीट कर रहे हैं एक वजह से। देखिए पाकिस्तान, देखिए सऊदी अरब और यूएई दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है, तो स्वाभाविक है कि जो दुश्मन का दोस्त है वो आपका भी दुश्मन है, तो उसी के वही एक कारण बनता है जिसके कारण वो एक आपको मजेदार सा बयान दिखा देता हूँ, छोटा सा बयान है कि जो लोग तुलना करते हैं कभी भारत की पाकिस्तान की, आज जिनको लग रहा है पाकिस्तान बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया है, उनको सुन लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार, उनसे टीवी पे एक ने सवाल पूछा कि साहब ये बताओ, ये भारत तो रूस से सब जगह से तेल मंगवा लेता है, ये इसका काम तो चल जाता है, हम क्यों नहीं मनाते? हमने क्यों नहीं रूस से तेल लिया? हमने क्यों नहीं रिफाइनरियाँ बनाई अपने यहाँ इतनी बड़ी जितनी इंडिया में है? उसका जवाब आप सुन लीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक एडजेक्टिव, विशेषण इस्तेमाल किया है, पाकिस्तानी नहीं, वो सुनिए। इन्होंने कहा हम फुकरे हैं हम, कि मतलब हमारे पास नहीं है कैपेसिटी। और सीरियस नोट प्रॉब्लम उन्होंने बताई पाकिस्तान की, और वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वो है स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कभी फौजी सरकार, कभी सिविलियन सरकार की भी आई गई, एक आता है दूसरा जाता है, कोई आज तक 5 साल नहीं पूरे किए किसी सरकार ने पाकिस्तान में, आज तक 80 साल में 5 साल एक सरकार चली ही नहीं है। कहते कौन आएगा आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? हम तो बुलाते हैं कि आओ पैसा लगाओ, रिफाइनरी लो, हमारे पास पोर्ट भी है, सब कुछ है। और ज्योग्राफिकली मेरे से एग्री करेंगे सर, पाकिस्तान की लोकेशन बेहतरीन है, क्यों सर नहीं है? और बहुत अच्छी जगह पर है पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक जो इनकी विदेश मंत्री है उनका एक बयान अभी नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको सुनाता, बड़ा मजेदार बयान है समीर जी। उनसे भी यही सवाल था, आपकी हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं चलती, इंडिया की क्यों चलती है? उन्हें मैं आपको बताता हूं, इमरान खान आपका प्राइम मिनिस्टर था, एज प्राइम मिनिस्टर वो दुनिया में जिस भी कोने में जाता था वहां जाके कहता था हमारे यहां सब चोर हैं, हमारे यहाँ पैसा लगाओगे सब खा जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। वो तो बताता था कि हमारे यहाँ 30-40 हजार आतंकवादी भी हैं। हाँ, ये भी, और हमारे आतंकवादी। बोले कौन आएगा इन्वेस्ट करने तुम्हारे यहाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर जाके ये सारी बातें बोलेगा। मगर वो सच ही था। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान अपराध, आतंकवाद के राह पर चल गया और उसी रास्ते पर तेजी से चलता गया। पाकिस्तान ने सोचा नहीं कि भाई दुनिया में हमें आगे बढ़ना है, लोगों को रोजगार देना है, कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है, देश का कुछ विकास करना है। और जिस तरीके से वहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ है, लोकतांत्रिक प्रणाली जरूर भारत जैसी उन्होंने अपने एक्सेप्ट की, लेकिन वहाँ किस तरीके से खत्म हुआ, किस तरीके से सेना ने कब्जा किया, पूरी तरीके से अब सेना के हाथ में जिस तरीके से पाकिस्तान है, और वहाँ के जो हुक्मरान सत्ता में लोकतंत्र से चुनकर आए उन्होंने भी देश के साथ क्या किया। सेना ने जो किया तो किया, बाकी जितने लोग आए सब करप्ट निकले, किसी भी ने देश की सेवा के लिए क्या किया। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अब अभिशप्त है इस तरह के अपने राजनेताओं के लिए, इस देश के लिए। उसकी बर्बादी निश्चित है, उसका दिवालिया निकलना निश्चित है। पाकिस्तान सीधे सुधरेगा और विकास की राह पे चलेगा, इसकी संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। सर, लेकिन एक बात आखिर में एक जवाब दे दीजिए, जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है, जब ये इनके यहाँ मार्शल लॉ लगता है, 10 साल के लिए भी इनके यहाँ डिक्टेटर हुए हैं आर्मी वाले, तब तो स्टेबिलिटी भी है, सारी पावर आपके हाथ में है, तब भी पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो किया? देखिए, पाकिस्तान में अभी भी जमींदारी पूरी तरह है। वहाँ जितने बड़े बड़े जमींदार हैं, जैसे जरदारी साहब सिंध के सबसे बड़े जमींदार हैं, उनके दादाजी का स्विस बैंक में अकाउंट था। नवाज शरीफ साहब सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ के, शरीफ इंडस्ट्रीज है, शहबाज शरीफ फैमिली जो है, वो वहाँ पर पूरे पैसे पर अपना पूरा वजूद कायम रखते हैं। और एक तरह से कहा जाए वहाँ के अंबानी है शरीफ साहब, गलत नहीं होगा कहना। और वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, और उसके बाद आर्मी वाले एलिट आ गए हैं जो प्रॉपर्टी पर,
जो शेयर्स पर और जो अंडर इनवॉइसिंग, जो पिछले बार भी मैं कह रहा था कि वो एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट को कम दिखाते हैं, टैक्स कम देना पड़ेगा, और जो ब्लैक मनी होगा वो वही अमेरिका के क्रिप्टो करेंसी में, ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी कंपनी में जाएगा, वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा जो है ना वो स्टेज मैनेज है। और ये भी है ना कि आप ये देखिए, जहां प्राइम मिनिस्टर वहां हटाया जाता है या जो भी होता है, या तो वो जेल में होता है या रियाद में, दुबई में, लंदन में होता है। तो ऐसी व्यवस्था में कौन सा इन्वेस्ट करना चाहेगा? ठीक कहा रहे हैं सेठी ने, फुकरे ही हैं ये। बिल्कुल फुकरे ही है, वो एफ वर्ड सही उन्होंने यूज कहा है यहाँ।